नमस्कार दर्शकों, पर स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में विस्थापित कश्मीरी पंडितों का वोट 21,136 था, लेकिन जो कास्ट हुआ वो बड़ा ही चौंकाने वाला। बात यह है कि पढ़े लिखे समुदाय है, पढ़े लिखे होने के बावजूद भी मात्र 2,491 वोट ही कास्ट हो पाए। यह चिंता का विषय है। आज हम पूरा देश एक मुहिम चला रहा है कि हर एक व्यक्ति अपना वोट कास्ट करे, और ये पंडित कम्युनिटी बड़ी सुलझी हुई पढ़ी लिखी मानी जाती है। उसके बावजूद भी जो वोट कास्ट हुआ है वो चिंताजनक है। चर्चा करेंगे, हमारे साथ अनिल दास जी हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस से। अनिल जी, आपका स्वागत है। नमस्कार। और साथ में चांद जी भट्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं, बड़ा दावा करते हैं, नेशनलिस्ट हैं, लेकिन वोट कास्ट करने नहीं जाते हैं। आपका भी स्वागत है। धन्यवाद आपका। आप इसे शुरू करूँगा मैं। वोट कास्ट करने के लिए पूरा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इतनी मुहिम चलाए हुए है, और आप भी आए दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के खिलाफ नारेबाजी करते रहते हैं, लेकिन आपको लगता नहीं था कि वोट इतना ज़रूरी है? क्यों नहीं कास्ट कर पाए कश्मीरी पंडित? जहाँ तक बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी का सवाल है, वहाँ पे हमारे कुल 21,000 वोट हैं जी। 21,136। 21,000 में से जो हमारे विस्थापित लोग हैं पूरे विश्व में छाए हुए हैं। कोई कनाडा है, कोई इंग्लैंड है, कोई जापान है, कोई दिल्ली है, कोई बेंगलोर है, कहीं किसी जगह और है। जहाँ तक जम्मू का सवाल है, जम्मू में हमारे विस्थापित समाज जिन्होंने एम फार्म भरा, क्योंकि ये जो एम फार्म है बहुत ही एक सख्त चीज़ है। लोगों को घर से जाना, फार्म भरना, फिर अटैच कराना, उसके बाद में वोटर्स बनना। जम्मू में 5,400 लोगों ने यहाँ पर अपने एम फार्म भरे, उसमें से 2,491 लोगों ने अपना वोट डाला। इसका मतलब है जम्मू में जो हमारा वोट परसेंटेज है वो 54.2% है। 52.4% है। आप सेटिस्फाई हैं? मैं इसलिए सेटिस्फाई हूँ कि हम तो जम्मू में, हमारा काम है जम्मू में जितने विस्थापित लोग हैं उनका काम देखना है, लेकिन जो जम्मू से बाहर है, इंग्लैंड में कोई किसी और जगह है कहीं, उनकी तो हमारे पास पहुँच नहीं है। तो इसलिए जम्मू में जितना विस्थापित समाज है हम सेटिस्फाई है। अगर उन्हें 55.4% डाला वोट, वो अच्छा है, लेकिन उसमें तो थोड़ी बहुत कमी है। जैसे हमने हमारे विस्थापित लोगों ने फार्म भरा, अपने जोनल ऑफिस में भरा, जोनल ऑफिस से वो रिलीफ कमिश्नर क्या नाम है ECI तक, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक पहुंचा ही नहीं। बहुत सारे लोगों का हमने उस पर अपना नंबर भी दिया था, लेकिन 5 साल गुजर गए और अभी तक आप यही कह रहे हैं कि हमारा फॉर्म वहाँ तक इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तक नहीं पहुँचा। आप पहले इनिशिएटिव लेते, आपको दर्द होता, अपनी पार्टी के लिए दर्द होता, देश के लिए दर्द होता, कश्मीर के लिए दर्द होता, तो आप आज ये जवाब नहीं देते। नहीं, दर्द तो है, दर्द तो इसलिए तो बोल रहे हैं ना हम, इसलिए हम बोल रहे हैं। हम गवर्नमेंट से ये भी कह रहे हैं विस्थापित समाज के लिए असेंबली में से अलग से एक दो सीटें नॉमिनेट होनी चाहिए, ताकि विस्थापित समाज अपने लोगों का, अपने रिप्रेजेंटेटिव को वहाँ पर इलेक्ट करे। वो भी नहीं, गवर्नमेंट ने किया। अब जैसे बारामूला में कोई बैठा है, वो इलेक्शन लड़ रहा है, वोट हम यहाँ डाल रहे हैं ना, वो उसका जो कॉन्स्टिट्यूंसी फंड है वो भी ना हमारे पास आता है, ना उनका डेवलपमेंट फंड है वो भी नहीं हमारे पास आता है। अगर पार्लियामेंट में कोई जाएगा वहाँ बारामूला से, हमारी आवाज़ भी पार्लियामेंट में नहीं वो उठाता है। अगर वो स्टेट असेंबली में बारामूला से कोई जाएगा, हमारी आवाज़ भी नहीं उठा रहा स्टेट असेंबली में। किसी भी जगह विस्थापित समाज का हर एक जगह पर शोषण है। देखिए, आप चाहते हैं कि 2 सीटें आपके लिए असेंबली के लिए रिजर्व रख दें, एक आपके लिए लोकसभा के लिए रिजर्व रख दें? बिल्कुल रख दे, लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, और यहाँ पर कम से कम 2 सीटें स्टेट असेंबली में हमारी रिजर्व होने चाहिए, और हम उसमें कास्ट करें वोट। जी, दर्शक से जाना चाहिए। दर्शक, आप हमें बताइए, आप सबको पता था कि अकबर लोन जीतने की पोजीशन में है, और आपने अपनी पार्टी के लिए क्या किया? 2,491 वोट कास्ट होते हैं। क्या ये आप नहीं लगते हैं कि बड़ी शर्मनाक बात है? देखिए जी, मैं आपको बताऊं, ये जो इलेक्शन प्रोसेस है कश्मीरी पंडितों का, ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी के लिए एक शेम है। ये बड़ी शर्मनाक, और इसको मैं अंग्रेजी में कहूँगा, दिस इज़ अ क्लियर कट डिनायल ऑफ फंडामेंटल राइट्स टू द कश्मीरी पंडित कम्युनिटी। सीधी सी बात मैं आपको बताऊंगा। आप मुझे बताइए, जबकि सारे हिंदुस्तान में इवन यहाँ पे इमिग्रेंट्स, जो बांग्लादेशी इमिग्रेंट्स है या बाहर से लोग आए हैं, उनको भी वोटिंग राइट, एक वोटिंग कार्ड, आपने इलेक्टोरल कार्ड दिया है। हमें एम फॉर्म भरने की क्या ज़रूरत है? हमने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को भी पिटिशन किया था आज से 3-4 साल पहले। हमने कहा जी, एम फॉर्म की जो बिद्दत है, ये एम फॉर्म की ये मुसीबत है, इसको हटा दे, हमें इलेक्टोरल कार्ड दे दे, चाहे वो हम दिल्ली में है, चाहे जम्मू में है, चाहे बेंगलोर में है, चाहे चंडीगढ़ में है,
है, चाहे कहीं पे भी है, बॉम्बे में है, जहाँ पे है वहाँ पे बूथ क्रिएट कीजिए। जहाँ कम लोग हैं वहाँ एक बूथ क्रिएट कीजिए, जहाँ ज़्यादा, जैसे जम्मू में इन्होंने 21 बूथ क्रिएट किए हुए हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन ज़्यादा है। 7 लाख लोग हैं टोटल, 6 या 7 लाख लोग कश्मीरी पंडित सारे हिंदुस्तान में, और जिसकी जो एक हिंदुस्तान की एक क्रीम है, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फेल हो गई है उनके फंडामेंटल राइट्स को, उनके बुनियादी हुकूक को बचाने के लिए। इन्होंने इतनी वहाँ पे शटर्स डाउन किए हैं, इतनी मुसीबतें रखी हैं, इसमें एम फॉर्म की बिदतें रखी। अभी मैं आपको बताऊँ, एम फॉर्म पहले इशू नहीं हो रहा था, अब जब इशू हुआ तो लास्ट डेट पे वो ले नहीं रहे थे। इलेक्शन, ये रिलीफ कमिश्नर्स ऑफिस कहता है शंकर बिल्डिंग में देना है, शंकर बिल्डिंग वाले कह रहे वहाँ देना है। रिटर्निंग ARO जो है वो कहता है जी मेरे पास टाइम नहीं, मेरा लास्ट टाइम ख़त्म हो गया, मैं नहीं लूँगा फॉर्म। अल्टीमेटली हमें ये बड़ी मुसीबत झेलनी पड़ती है वोट देने के लिए। मैं कहता हूँ इस माहौल में भी अगर कुछ लोग वोट देने आए, ये बड़ी मुश्किलों के बावजूद ये लोग वोट देने आए, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भी नहीं चाहती है कि कश्मीरी पंडित वोट दे। देखिए, आपकी हुकूमत भी रही, आप भी अपनी रिप्रेजेंटेशन बना करके इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को दे सकते थे जब आपकी हुकूमत थी। मैं कह रहा हूँ हमने दिया, हमने रिप्रेजेंट किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, लेकिन जो हमने किया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को रिप्रेजेंट, मगर वो वहाँ से कोई कार्रवाई नहीं है। देखिए, ये अल्टीमेटली इट्स अ सेंट्रल मैटर, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को लेना चाहिए था यहाँ पे। आप मुझे बताइए, 5 साल हो गए, क्या एक्शन लिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने? हम कहते हैं कश्मीरी पंडितों को हम सेटल करेंगे, कहाँ सेटल करें? हमें आप बुनियादी हक नहीं दे रहे हैं वोट देने का, तो सेटलमेंट की तो बहुत दूर की बात है। मैं कह रहा हूँ अगर आज इतना भी है तो उसमें भी कुछ 1996 से नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा बहुत रोल रहा है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट को थोड़ा उजागर करने में नेशनल कॉन्फ्रेंस का थोड़ा रोल रहा है कि आज कश्मीरी पंडित इतने भी छोटी तादाद में कम से कम वोट दे रहे हैं। इतना भी है, नहीं तो कुछ नहीं होता, हमें वोट देने की कोई सुविधा ही नहीं होती यहाँ। ये मैं कह रहा हूँ, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हिंदुस्तान की सरकार को सोचना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को बड़ा सीरियसली सोचना चाहिए कि हम पे इतनी रेस्ट्रिक्शन क्यों, ये हमारे ऊपर क्यों रेस्ट्रिक्शन है? हमें क्यों नहीं फ्रीडम है कि हम किसी को वोट दे दें, कहीं पे भी बैठ के वोट दे दें? क्योंकि हम अपनी मर्जी से कश्मीर छोड़ के नहीं आए। अगर आप साइचिन ग्लेशियर में एक फ़ौजी को, जो हमारी वहाँ रक्षा कर रहा है, वहाँ पे फ़ौजी हमारा, अगर आप बैलेट वहाँ ले सकते हो, तो कश्मीरी पंडित 6 लाख या 7 लाख, 125 करोड़ में 7 लाख कश्मीरी पंडित है, चाहे उसमें से 2 लाख मैं मानता हूँ आउटसाइड इंडिया है जो वोट नहीं देते। अगर 5 लाख लोग यहाँ पर, तो क्या आप 5 लाख लोगों को ये सुविधा नहीं दे सकते कि वो अपने घरों में बैठ के या अपने एरियाज़ में बैठ के या अपनी स्टेट्स में बैठ के वोट दे दें? लेकिन दरअसल अपने राइट्स लेने के लिए आपको यूनाइट होना पड़ता है। आपने अगर कॉम्पनसेशन लेनी हो तब आप यूनाइट हो जाते हैं, आपको रोज़गार चाहिए हो तब आप यूनाइट हो जाते हैं, लेकिन वोट को लेकर के आप यूनाइट नहीं होते। देखिए जी, रोज़गार के लिए भी यूनाइट होना पड़ता है, मगर कौन सा रोज़गार? देखिए, अब मैं आपको बताऊं 5 साल में कौन सा रोज़गार, आप मुझे बताइए कौन सा रोज़गार मिला आपके पास भी टेन्योर था। कंपनसेशन जो रिलीफ हमारा बड़ा है वो मनमोहन सिंह के वहाँ पे उस टाइम के रिप्रेजेंटेटिव कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार थी, उमर अब्दुल्ला साहब की सरकार में, उमर अब्दुल्ला की सरकार में रिकमेंडेशन यहाँ से चली गई थी, मनमोहन सिंह ने सैंक्शन किया था, तब बढ़ गया था। अब कौन सा बढ़ गया? ये तब का था जो इस सरकार में इम्प्लीमेंट हुआ। मसला वो नहीं है, इसमें सरकारों का मसला या पार्टीज़ का मसला नहीं है, मसला ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मसला है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का मसला है, क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल हक है, बुनियादी हक है वोट देना। The right to vote is a fundamental right of every citizen of this country. है कि नहीं? आपका भी हक है, मेरा भी हक है। और प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन्स, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स गवर्नमेंट का, इस गवर्नमेंट की, वी आर लिविंग इन, हम एक वेलफेयर स्टेट में रह रहे हैं, तो प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ अ सिटीजन, इट्स द ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट। एक सिटीजन का राइट प्रोटेक्ट करने के लिए, डेमोक्रेटिक राइट प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट का एक ये हक बनता है, ये गवर्नमेंट की ड्यूटी है। अगर गवर्नमेंट अपनी ड्यूटी में फेल होगी तो फिर हम इसमें क्या कह सकते हैं? चांदी भट्ट से जानना चाहेंगे, केंद्र में आपकी सरकार थी, रियासत जम्मू कश्मीर में भी आपकी सरकार रही, उसके बावजूद भी एम फॉर्म जैसे लोचा अभी भी पड़ा हुआ है और आप अपने लोगों को वोटिंग राइट नहीं दिलवा सके। क्या आप रिप्रेजेंटेटिव करते, कैसे रिप्रेजेंटेटिव हैं आप? इसमें बहुत अमेंडमेंट हुई है, जो एम फॉर्म पहले भरते थे हम, और इसमें और आज के में बहुत आसानी हुई है। पहले गेस्ट ऑफिस साइन करना पड़ता था, जोनल अफसर में जाना पड़ता था, उसके बाद वोट। आज तो ऐसा नहीं है, आज एम फॉर्म भर के अपने जोनल अफसर के पास जाके वही जोनल अफसर इलेक्शन कमीशन को भेजता है। मेरी उसमें आपको शिकायत है, जैसे जोनल अफसर के पास हमारा एम फॉर्म गया, वो आगे ECI को नहीं देता है। बहुत सारे आज जो इलेक्शन हुआ है उसने जोनल अफसरों ने हमारा जो एम फॉर्म है बहुत सारे लोगों का आगे नहीं किया, वो उनका वोट नहीं बना वहाँ पे। ये शिकायत है मुझे आज। और जब वोट ही नहीं बना तो वो वोट कैसे डालेंगे?
बहुत सारे लोगों का ऐसा है, और बहुत सारे लोगों का ऐसा भी है उन्होंने मानो चुनौर अपना डाला, अपना पोलिंग बूथ, और उनका जो वोट चला गया तालाब तिलों में। ये तो देखना पड़ेगा, ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी। पूरे 5 साल पड़े हुए थे, 5 साल तक आपने नहीं देखा, वोट कास्ट किया सिर्फ 2491 वोट। आप देखिए 21,000 वोट थे वहाँ पे, 21,136। जैसे भाई साहब मैंने पहले ही बताया, हमारे जो 21,000 है यहाँ पर नहीं है जम्मू में, ये सारे पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में छाए हुए हैं। सारे हमारे जो भाई है बारामूला के, पूरे में इंडिया के हर एक कोने में है आज। लेकिन जो जम्मू में, उनमें से 5,400 लोगों ने अपना एम फार्म भरा। हमने घर घर जाके उनसे एम फार्म भरा, उनको सुविधा दे दी। उसके बाद में जो 2400 वोट पोल हो गए, उसमें भी इसका मतलब 55.2% हमारी पोलिंग हुई है जी। ये कुछ गलत भी नहीं है जी, यानी आप इसको इंडोर्स करते हैं। 21,000 वोटों में से 2,000 पढ़ते हैं, आप कहते हैं ये भी कोई गलत नहीं है। गलत नहीं है जम्मू वालों के लिए, गलत नहीं है। जम्मू में माइग्रेंट आपकी बातों से मुझे लगता है कि ना तो आपको देश से प्रेम है, ना कश्मीर से प्रेम है, और ना ही अपनी पार्टी से प्रेम है। ये आपका कहना है। आपको प्रेम है? हम जिए भी और मरेंगे भी देश के लिए। हमारा पूरा जो हमारा जीवन है देश के लिए ही है। इसलिए ये आपका कहना है, हमारा ये कहना नहीं है। हम इसलिए काम करते हैं भारतीय जनता पार्टी में कि हमारा देश के लिए काम करते हैं, इसलिए हम काम करते हैं। जी, यानी जो वोट परसेंटेज है आज भी आप उसको कह रहे हैं कि 54 पॉइंट समथिंग लोगों ने वोट कास्ट किया है। आपने 5 सालों तक इतना कोई स्ट्रगल नहीं किया कि लोगों को वोट का जो फंडामेंटल राइट ये दरअसल बता रहे हैं, वो फंडामेंटल राइट लोगों को दिलवा सके। दरअसल आपके पास इन्होंने कहा कि देश के लिए जीते हैं। आपके नेता जब पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, आपको शर्म महसूस होती है कि नहीं? सही बताना। देखिए जी, बात ये है उस वक्त उस मौके पे क्या प्रोवोकेशन थी, क्या था, उन्होंने क्या कहा, वो तो मसला तो पुराना है। इस वक्त जो जनसभा में, पब्लिक रैली में ऐसा कोई प्रेशर नहीं होता, वो वोट का ही प्रेशर होता है जो कहता है कि आप पाकिस्तान जिंदाबाद के। मुद्दा है कश्मीरी पंडितों का मुद्दा है। इस वक्त जो मुद्दा है कश्मीरी पंडितों के डेमोक्रेटिक राइट्स का मुद्दा है, वोटिंग का मुद्दा है। ये जो 50% हम कह रहे हैं वोट पोस्ट हुआ है, बेसिकली 21,000 में अगर आपका 2400 वोट पड़ा है, ये 12.5% वोट पड़ा है, 12% वोट पड़ा है इसका। और किसी भी डेमोक्रेटिक पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, ये मानते नहीं। सिविलाइज्ड कम्युनिटी के लिए, किसी एक सिविलाइज्ड कंट्री के लिए ये शर्मनाक नहीं है? आप बताइए मुझे, क्या ये शर्मनाक नहीं है? एक पढ़ी लिखी कम्युनिटी को जिसको विस्थापित कर दिया गया है, जिनको उखाड़ के जो बाहर आ गए हैं, वहाँ पे उजड़ के आ गए हैं, अपने होम्स एंड हर्थ छोड़ के आ गए वहाँ। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अगर एक वेलफेयर स्टेट में हम रहते हैं, हम एक पुलिस डिक्टेटोरियल स्टेट में नहीं रहते, हम एक वेलफेयर स्टेट में रहते हैं। वेलफेयर से हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से हमें डेमोक्रेटिक राइट देना सरकार का बुनियादी फ़र्ज़ है। क्या सरकार अपने फ़र्ज़ में कामयाब हो रही है या वो सफल हो रहे? नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सरकार को कंसर्न ही नहीं, क्योंकि कश्मीरी पंडित एक वोट बैंक है ही नहीं। बुनियादी मसला जो है हमारी वोटिंग परसेंटेज से, इनको पता है पॉलिटिकल पार्टीज को, स्पेशली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, कि भाई इनके वोट से कोई अगर आप वोट बैंक नहीं हैं, आपके वोट से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर एक पार्टी के मैनिफेस्टो में ये ज़रूर होता है कश्मीरी पंडितों की सम्मानपूर्वक वापसी होगी। वो तो मैनिफेस्टो में रखना है। कुछ पार्टी ने, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया है कश्मीरी पंडितों के रिहेबिलिटेशन के लिए, जो स्टेट लेवल पे वो कर सकते, क्योंकि सेंटर में हम तो आ नहीं सकते, वो यार रीजनल पार्टी, जो स्टेट लेवल पे हम कर सकते थे वो हमने कर दिए। अब ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देखना है। एनसी ने काम किया है कश्मीरी पंडितों के लिए, ये आप कह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए भी एनसी ने काम किया था? नहीं, कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए एनसी ने काम नहीं। जब हिस्ट्री गवाह है, इतिहास गवाह है, जब एनसी सरकार में थी कश्मीरी पंडित सेफ थे वहाँ पे। जब एनसी हटी सरकार से तो कश्मीरी पंडितों का पलायन करना पड़ा। ये हिस्ट्री है, आप 47 से ले ली। अगर 47 में शेख मोहम्मद अब्दुल्ला वहाँ पर उस वक्त नहीं होते तो कश्मीरी पंडित शायद उसी वक्त सारे पलायन कर गए होते वहाँ पे। आप 47 की बात कर रहे हैं, मैं 87 की बात करता हूँ। 87 नहीं होता तो शायद ये ज़रूरत ही ना पड़ती। 87 नहीं, 86 में जब अनंतनाग राइट्स हुए थे उस वक्त पलायन करता, मगर उस वक्त गुलाम मोहम्मद शाह थे हुकूमत में और मुफ्ती मोहम्मद सईद थे कांग्रेस प्रेसिडेंट। और इनके कह रहा था जब इलेक्शंस हुए थे 87 में, रिगिंग के आरोप लगते हैं, जब सलाहुद्दीन कहता है कि मुझे जीते हुए को हरा दिया गया। ये एक एलिगेशन है जो प्रूवन नहीं है। रिगिंग कह रहे हैं, ये सब कह रहे हैं रिगिंग हुई है। मैं कह रहा हूँ जी उसके बाद के जो इलेक्शन हुए मैसिव रिगिंग उनमें हुई है। अगर इसमें एक
हमारे चीफ मिनिस्टर, साबिका चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला ने कहा है इसमें एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन आना चाहिए। बार-बार दूध का दूध बार बार कहा कि नहीं, आप एग्री करते? मैं कह रहा हूं अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में हिम्मत है तो बिठाए ना एक ट्रूथ एंड रिकन्सिलिएशन कमीशन, और इसका दूध का दूध और पानी का पानी वो दिखाए कि कश्मीरी पंडितों के पलायन के लिए कौन जिम्मेवार है। ये जो एक मिथ बनाया है उन्होंने, बार बार एक झूठ को 10 बार बोलिए आप तो वो सच बनाने की कोशिश करते। ये जो रिगिंग हुई है, रिगिंग हुई, मैं कहता हूँ कोई रिगिंग नहीं हुई। 87 के इलेक्शन में मैंने एज अ फील्ड वर्कर, एज एन एनसी वर्कर काम किया है, वहाँ पे कोई रिगिंग नहीं हुई। एक आध जगह अगर कहीं वायलेंस हुई या बाकी हुई, अब जो हार गया वो कहता जी रिगिंग हुई, जो जीत गया वो कहता जी मैं जीत गया क्योंकि लोग मेरे साथ थे। सीधी सी, इट्स सिंपल। आप बड़े स्मार्ट पॉलिटिशियंस हैं, लेकिन मैं आपको ग्रिल करता रहूँगा। आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया। मैंने कहा था कि आपको कैसा लगता है कि जब आपके अकबर लोन कहते हैं पाकिस्तान, मेरे पाकिस्तान को कोई एक गाली देगा मैं 10 गालियाँ उसको दूंगा, तब क्या लगता है आपको? ये अकबर लोन की पर्सनल ये है। आप अकबर लोन से कब वो आते रहते हैं यहाँ पे, कभी भी उनके अकबर लोन से तो मैं पूछ लूँगा, आपको तब कैसा लगता है? देखिए जी, हम हिंदुस्तानी हैं, हिंदुस्तान के लिए जिएंगे और हिंदुस्तान के लिए मरेंगे, सीधी सी बात। ये लगता कैसे आपको? मैंने कहा ना, मैंने कहा हम हिंदुस्तानी हैं। आप स्मार्ट पॉलिटिशियन है, ये मैंने आपको रुतबा फॉर दिस कंट्री, वी लिव इन दिस कंट्री एंड वी आर प्राउड टू बी इंडियंस, सिंपल। चांद जी, आपके बारे में इन्होंने कहा कि ये लोग, वाकई में इन्होंने कहा कि जो 2491 वोट कास्ट होना ये बड़ी शर्मनाक बात है और इसके लिए बीजेपी को रिस्पॉन्सिबल, सेंट्रल गवर्नमेंट को रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। आपको इसलिए मैं रिस्पॉन्सिबल डरा रहा हूँ कि आप कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं और बीजेपी जमात को रिप्रेजेंट करते हैं। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये 2491 जो वोट भी पड़े वो भारतीय जनता पार्टी के ही वोट पड़े, इनके 5% वोट भी नहीं पड़े। आप लिख लिए, अब लिखिए, परसों जब इलेक्शन आएगा इनके 5% वोट भी नहीं। ये खाली भारतीय जनता पार्टी की मेहनत है और हमारी मेहनत है जो 2491 वोट पड़े। नंबर 1। नंबर 2, जहाँ तक इन्होंने कहा पलायन की बात, जिस दिन हमारा पलायन हुआ, फारूक भाग गया कहाँ, इंग्लैंड में आ गया, और बाकी दाएं बाएं भागे और कश्मीरी पंडितों को मिलिटेंटों के हवाले छोड़ दिया। वो कश्मीरी छोड़ के भागे और हमको कहता है कि कश्मीरी पंडितों के ये रिप्रेजेंटेटिव नहीं, नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी पंडितों का रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ये मान के चलिए। अगर भारत सरकार ने भारत सरकार हमेशा हमको बचाया है और आज भी भारत सरकार हमको बचाने जा रही है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है। आज भी जैसे हमारा एम्प्लॉयमेंट पैकेज था, प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट पैकेज था, अभी तक 6000 डॉक्टर मनोज के अनाउंस किया था, 3000 भी नहीं हुए थे, 3000 भी पोस्ट नहीं हुए थे, 1200 कुछ पे मतलब सेलेक्ट हुए थे। बाद में हमने भारतीय जनता पार्टी जब ये सेंटर में आई, उन्होंने स्टेट गवर्नमेंट को कह के बाद में उन्होंने फिर 3000 फिर और 3000 होएंगे। ये हमारा भारतीय जनता। दूसरा, जहाँ तक कंपनसेशन का सवाल है, जो मंथली हमको एड मिलती है सेंट्रल गवर्नमेंट से मिलती है, उसमें भी जो इन 5 सालों में कम से कम मोर देन 50% बढ़ोतरी हुई है। ये भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी समाज के लिए दिया। दूसरा, हमारे मैनिफेस्टो में उन्होंने लिखा कि जो आपका वापस जाने का कार्यक्रम है, कैसे जाएंगे, कैसे, वो हम करेंगे, मैनिफेस्टो में लिखा है, लेकिन बाकी किसी पार्टी में नहीं है। अब बताइए, सबका मैनिफेस्टो आया, किसी का नहीं है। और जब महबूबा की जो गवर्नमेंट थी, हमने उसको सपोर्ट दिया, उस वक्त भी सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2000 करोड़ हमारे लिए दिया था, और उसमें जो कश्मीरी पंडितों को अलग से आप रिहेबिलिटेट करो, उनके लिए कॉलोनीज बनाओ। बाकी इन्होंने ये जो नेशनल कॉन्फ्रेंस आज को कहते हैं, अपने आप को कांग्रेस अपने को कहते हैं, इन्होंने उसको अपोज किया। इन्होंने उसको अपोज किया कि हम यहाँ पर कॉलोनी नहीं बनाने देंगे, और आज ये बोलते हैं हम नेशनलिस्ट हैं। बिल्कुल आसान सा सवाल आपसे पूछूंगा, बताइए। बीजेपी ने पॉलिटिकल इन्वेस्टमेंट कश्मीरी पंडितों पे बहुत ज़्यादा की, आपके एमएलसी भी दिए, वाइस चेयरमैन भी बनाए, इवन की यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी बनवाए। बदले में आप सिर्फ 2491 वोट देकर के उनको खुश कर रहे हैं। वो भी कह रहे सारे के सारे बीजेपी के। रिजल्ट बताएंगे वो किसके हैं? जहाँ तक 2 एमएलसी का सवाल है जो आप बोल रहे हैं, ये हम अपने भारतीय जनता पार्टी का शुक्रगुजार है, जिन्होंने पहली बार कश्मीरी पंडितों के लिए 2 एमएलसी बनाए, और किसी पार्टी ने 2 एमएलसी नहीं बनाए। ये भारतीय जनता पार्टी की बड़ी हुई है और हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट की। दूसरी, आपने बदले में क्या दिया? हम काम करते रहे इनके साथ, हम रोज काम कर रहे हैं, हम अपना जीवन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और मैं ही नहीं, मैं पूरे कश्मीरी पर, जैसे मैं कह रहा हूँ, हम दे रहे हैं, हम मतलब पूरा कश्मीरी पंडित समाज हमेशा भारत के जो नेशनल फोर्सेस है उनके साथ रहा, उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख आता है।
उसमें भारतीय जनता पार्टी प्रमुख रहता है। इसलिए दूसरा आपने बताया एमएलसी के बारे में, तो हमने क्या दे दिया, हम हमेशा इनके साथ रहे, हमेशा। आप कश्मीर से कन्याकुमारी तक कश्मीरी किसी भी कश्मीरी पंडितों को बोलो, आपका वोट कहाँ जाएगा, वो आपको बोलेगा नरेंद्र मोदी को मेरा वोट जाएगा। आप आज पूछिए। चांद जी, हब्बा कदल में अपनी कितने कश्मीरी पंडितों के वोट हैं? हवा कदल में कम से कम 30,000 से ज़्यादा है वहाँ पे। कभी कश्मीरी पंडित को जिताया वहाँ से? अभी जब हमने हवा कदल से अपना रिप्रेजेंटेटिव वहाँ पर उठाया, वहाँ पर क्या किया, जो वहाँ की अभी वहाँ पे शमीमा फिरदौस लास्ट टाइम जीते थे। हाँ, बहुत बात सुनिए। जब वहाँ की जो सरकारें आई अभी तक कश्मीर में, उनको जो हवा कदल का एरिया था जहाँ पर हमारी डोमिनेशन थी कश्मीरी पंडितों को, उसको 4 हिस्से किए उन्होंने जी। आधा हिस्सा उस साइड से दिया जहाँ पर ज़्यादा मुस्लिम पॉपुलेशन है, आधा हिस्सा और किसी और हमारी कंसंट्रेशन कम कर दी हवा कदल में। इसलिए वजह ये होगी कि हमारा कैंडिडेट हवा कदल में नहीं जीत सका, वजह यही है उसकी जी। चांद जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं रिप्रेजेंटेटिव है कश्मीरी पंडितों की। विधायक उनका जीत क्या है? विधायक तो जीतेगा, क्योंकि वोट बैंक उनका वहाँ पर है ना। वोट बैंक कश्मीर में है, वहाँ पर कैसे जीतेंगे, क्या जीतेंगे, वोट बैंक वहाँ पर है, हमारा तो नहीं है वोट बैंक वहाँ पर। जैसे इन्होंने भी कहा कश्मीरी पंडितों का वोट बैंक नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा कश्मीरी पंडितों का साथ दिया, और आज भी अपने मैनिफेस्टो में उन्होंने ये डाला कि कश्मीरी पंडित का हम रिहेबिलिटेशन करेंगे, उधर किसी भी पार्टी का नहीं है जी। दर्शक, इनकी बातों के लब्बो लभाव से ये साफ होता है, इनका ये कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कश्मीरी विस्थापित पंडितों की कभी भी हितैषी नहीं हो सकती। और आप ये टॉल क्लेम कर रहे हैं अभी तक कश्मीरी पंडितों के लिए कुछ भी किया हो वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टेन्योर में हुआ है। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी ने नेशनल कश्मीरी पंडितों से क्या दिया कुछ नहीं जी। 5 साल हो गए, 5 years डाउन द लाइन, आज तक हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के पास 5 मिनट नहीं है 5 साल में कि कश्मीरी पंडितों के एक डेलीगेशन से मिले और उनसे पूछे कि भाई आपके मसले क्या है, मसाइल क्या है जी। मैं आपको बताऊं, 96 से लेके 2014 तक हर एक पार्लियामेंट के इलेक्शन में, हर एक स्टेट असेंबली के इलेक्शन में कश्मीरी पंडितों के यूथ को वहाँ पे ले गए, इनके इश्यूज़ को एक्सप्लॉइट किया, इनके नाम पे वोट बटोरा, मगर किया कुछ नहीं हमारे लिए। आप हिस्ट्री को याद कीजिए, जब इंदर कुमार गुजराल प्राइम मिनिस्टर थे और फारूक अब्दुल्ला चीफ मिनिस्टर थे, वो इनको यहाँ पे लाए थे, जम्मू में कैंपों का दौरा कराया। आप मुझे बताइए, क्या कभी राजनाथ सिंह जी ने या नरेंद्र मोदी जी ने कैंपों का दौरा किया? हम किस मिजरेबल कंडीशन में रह रहे हैं, मैं हकीकत कह रहा हूँ जी। मुझे इसका जवाब चाहिए, किसने दौरा किया? नहीं, मैं मानता हूँ हम रिप्रेजेंटेटिव पार्टी हैं या नहीं है, वो लोग फैसला करेंगे। वी आर बीइंग स्वेड बाय एक पॉलिटिकल नैरेटिव से हमें स्वे किया जा रहा है, हमें उसमें नहीं, हमें यह है कि हम दिल से चाहते हैं कि हमने कश्मीरी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी पंडितों का काम किया है, और आज अगर खड़ी है, आज अगर रिलीफ है, आज अगर रिहेबिलिटेशन है, इसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस का बहुत बड़ा हाथ है। आप मुझे बताइए किस कैंप में इनका कोई सीनियर मंत्री गया वहाँ पे? क्या प्रधानमंत्री जी कभी यहाँ पे आए? अभी आए थे यहाँ पे सांबा में या अखनूर में, कह के गए जी हम कश्मीरी पंडितों को वापस भेज देंगे। 5 साल में कौन सा प्लान बताया? मुझे लगता है कि ये जवाब चांद जी दे तो बेहतर होगा। चांद जी, इनका ये आरोप है इंदर कुमार गुजराल आते हैं और बाकी होम मिनिस्टर, मैंने शिवराज पाटिल के साथ भी गया हूँ, बड़े सारे लोग कैंप्स में जाते हैं, लेकिन आपके ना तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैं और ना ही ना कोई बड़े नेता के। भारतीय जनता पार्टी के बहुत सारे मंत्री जी हमारे कैंपों में उन्होंने दौरा किया। दूसरा, जहाँ तक नेशनल कॉन्फ्रेंस का सवाल है, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कश्मीरी हिंदुओं के लिए, कश्मीरी विस्थापितों के लिए, आपको पता होगा बम बोले का आपको अक्सर तो पता ही होगा ना, उसकी वजह यही थी कि उमर बोला थी, वो कह रहा था कि मैं कश्मीर में अमरनाथ में 1 इंच ज़मीन नहीं दूंगा। क्या उसकी बाप की वो ज़मीन थी वहाँ पर? किसकी थी वो? और वो उसका जो ये उसका बाप कहता है कि ये किसी बाप की ये कश्मीर है, ये हमारे, मैं उसको बोलना चाहता हूँ आपकी वजह से, कश्मीर हमारे बाप का है, परदादा का है, 5000 साल से हम वहाँ रहते आए हैं, हमारी हिस्ट्री बहुत पुरानी है, ये हमारा बाप का, हमारे पिताजी का है ये।
और वो कह रहे हैं ये किसी का बाप का नहीं है, नरेंद्र मोदी को किसी का बाप का नहीं है, ये हमारा है। उमर अब्दुल्ला ने जो बम बम बोले का जो जितना भी ये एजिटेशन था उसका रिस्पॉन्सिबल उमर अब्दुल्ला था और नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, इसलिए हुआ। वो कह रहा था यहाँ पर नहीं, आपको जगह नहीं मिलेगी, और ये कश्मीरी पंडितों में हम आपके हितैषी है, ये बिल्कुल गलत है। कश्मीरी पंडितों के हितैषी जो वो भारतीय जनता पार्टी है और नरेंद्र मोदी उसके हितैषी है। आप क्या कहेंगे दर्शक? मैं ये कहूँगा कि हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के पेश करना, और थोड़ा सा अगर हम एक डिग्निफाइड डिबेट कर रहे हैं, हमें एक लैंग्वेज भी पार्लियामेंट्री लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। हिस्ट्री को तोड़ मरोड़ के प्रोड्यूस करना है यहाँ पे, उधर का इधर, उमर अब्दुल्ला ने क्या कहा, उसने क्या कहा। इन्होंने महबूबा मुफ्ती से 2014 में महबूबा मुफ्ती ने कहा कि वाहिद एक आदमी है मुफ्ती मोहम्मद सईद जो नरेंद्र मोदी और आरएसएस का बैंड वैगन कश्मीर में एंटर नहीं होने देगी, और 3 महीने के बाद उनकी गोद में बैठ गए। 86 में जिन्होंने कश्मीरी पंडितों के मंदिर जलाए अनंतनाग में, जिन्होंने कश्मीरी पंडितों को लूटा, इन्होंने उनके साथ इलाक़ किया। आप मेरी बात समझिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की बात कर रहे हैं ना। जिन्होंने मुफ्ती मोहम्मद सईद ने गुलाम नबी आज़ाद का सपोर्ट विड्रॉ किया और बम बम बोले की एजुटेशन चलाई, इन्होंने उनका सपोर्ट किया। और हमें किस बात पे ब्लेम दे रहे हैं? आपको तो सारा पता है ना, हमें किस बात का ब्लेम दे रहे हैं? नेशनल उमर अब्दुल्ला ने स्टेटमेंट दिया, महबूबा ने 5 मिनट के बाद, मैं देख रहा था वो पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स, 5 मिनट के बाद महबूबा ने भी वहाँ स्टेटमेंट दे दिया। समझे आप मेरी बात? मसला ये है कि ये अपना रोल एक डिफाइन करें। क्या कंपल्शन थे इन्होंने 2014 में उस पार्टी के साथ इलाहा किया जिनके खिलाफ इन्होंने इलेक्शन लड़ा, और मैनिफेस्टो में जिनको इन्होंने कटघरे में खड़ा कर दिया था, जिन्होंने कहा, और महबूबा ने उल्टा कहा कि हम मोदी का बैंड वैगन यहाँ नहीं आने देंगे। और 2 महीने के बाद एजेंडा ऑफ अलायंस कौन सा, वो आज तक हमने पढ़ा नहीं, देखा नहीं। ये सवाल इनसे पूछेंगे, ऐसी कौन सी मजबूरियां, बंदिशें थी आपकी कि आपको पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ सरकार बनाने पड़ी? अनंतनाग का ये हवाला दे रहे हैं। अभी आपने सजा लोन का स्टेटमेंट सुना होगा, उसने ये कहा जब गवर्नमेंट फॉर्मेशन होनी थी कश्मीर में, उमर अब्दुल्ला नरेंद्र मोदी के पास 2 दिन बैठा और उनको मिन्नतें करता रहा कि मुझे गवर्नमेंट में फॉर्मेशन में आप हिस्सा ले लो, लेकिन हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो नहीं माना। जहाँ तक महबूबा मुफ्ती के साथ हमारा इलाक़ था, वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम था, उसके साथ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत ही हम चले, भारतीय जनता पार्टी चले। लेकिन जिस दिन महबूबा मुफ्ती उसको डिवाइड करने लगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी ने अपना सपोर्ट विड्रॉ किया। तो दर्शकों, आपने देखा कि कहीं ना कहीं पोल परसेंटेज एक शर्मिंदगी का प्रतीक है। 2491 वोट डालना, 21,136 वोट थे, ये वाकई ही चिंता का प्रतीक है और शर्मिंदगी का भी प्रतीक है। हम चाहेंगे कि चाहे कोई भी कश्मीरी पंडित किसी भी पार्टी को बिलोंग करता हो, किसी को रिप्रेजेंट करता हो, लेकिन इसकी गंभीरता को समझना होगा कि आखिर पोल परसेंटेज इतना कम क्यों हुआ है। भविष्य में इसको बढ़ाया जाए, इसको मिलजुल करके सभी जमातों को एक साथ बैठना होगा। हमने कुछ आम लोगों से भी बातचीत की पोल परसेंटेज को लेकर के, वो आपको बताते हैं। बड़ी दुखद बात है, इससे बड़ी अफसोसनाक बात है कि कश्मीरी पंडित को सब सुख सुविधा और पूरा लाड प्यार देने के बावजूद, सभी सरकारों ने जितना कश्मीरी माइग्रेंटों को, डिस्प्लेस वालों को लाड प्यार किया है, उसके बावजूद ये अपने आप को पीछे रखते हैं और सुविधा लेने के बावजूद ये किनारा कशी करते हैं। दुखद घटना है। देखो जी, मसला ये है कि जो माइग्रेंट हुए वो ज़रूरी नहीं है कि पंडित ही हुए, मुसलमान ही बहुत हुए, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर उस वक़्त के गवर्नर साहब ने इनको बड़ी सहूलियत देते हुए इनको हर किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड की, इनकी नौकरियों की ट्रांसफ़र की गई, इनको स्पेशल इधर कैटेगरियाँ दी गई और इनको हर किस्म के खाने पीने का, रहने का इंतज़ाम दिया गया और झटकी में इनके लिए पूरे क्वार्टर बनाए गए। इतनी सहूलत होने के बावजूद भी ये लोग जो हैं इस वक्त मत नहीं दे रहे हैं। इसलिए नहीं दे रहे हैं कि इनको गवर्नमेंट ने फैसिलिटी ज़्यादा दे दी है और ज़्यादा फैसिलिटी होने की वजह से इनके दिमाग के ऊपर इतनी चर्बी आ गई है कि हम बहुत इंटेलिजेंट लोग हैं, हम गवर्नमेंट से क्या करते हैं कि अपना हक ले लेते हैं, बाकी हम वोट दे ना दें या सेकुलरिज्म चले ना चले, हमारा जो है वो काम चलना चाहिए। तो दर्शकों, आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।